हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 8th चैप्टर को स्टार्ट किया था जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 36 से अंडर आर्टिकल 51 तक दिए गए हैं, उनकी हमारे लिए क्या क्या यूटिलिटी है, क्या क्या उपयोगिता है। स्टूडेंट, जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये क्या हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अननेसेसरी अपेंडिज नहीं है। मींस क्या है कि ये एक अननेसेसरी प्रोविज़न नहीं है। ये क्या हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कंट्री की गवर्नेंस को चलाने के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की तरह यूज़ होते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो एक मेंबर थे एल.एम. सिंघवी, उनके अकॉर्डिंग जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने कहा कि ये क्या हैं? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाइफ गिविंग प्रोविजंस हैं। ठीक है। और उन्होंने कहा ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाइफ गिविंग प्रोविजंस हैं जो कि क्या करते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्टफ़ को बनाते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को के स्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं और उसमें जो भी क्या हैं प्रोविजंस हैं उनको ऐड किया गया है। और स्टूडेंट, जो हमारी इंडिया के जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एम.एस. छांगला थे, जो कि क्या थे? एम.सी. छांगला थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, अगर इनको हमारी कंट्री में क्या है पूरी तरीके से फॉलो किया जाए तो हमारी कंट्री क्या हो जाएगी? हमारी कंट्री इस अर्थ में एक स्वर्ग की तरह बन जाएगी। और साथ ही स्टूडेंट, जो ये एम.सी. छांगला थे, ठीक है, जो कि क्या थे? हमारी इंडिया में क्या है फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, यानी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के क्या है पूर्व में कभी क्या है मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है। तो इन्होंने अपना ओपिनियन दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में और इन्होंने कहा कि अगर जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, इनका क्या है, इनको पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है हमारी कंट्री में, तो हमारी कंट्री क्या हो जाएगी? इस अर्थ में एक हेवन की तरह हो जाएगी, स्वर्ग की तरह हो जाएगी। और स्टूडेंट, जो ये हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम.एस. छांगला थे, इन्होंने ही क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि क्या होगा अगर इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है पूरी तरीके से फॉलो किया जाएगा, तो तब क्या होगा? तब ये क्या है, जो इंडिया है वो एक क्या है डेमोक्रेटिक कंट्री है। वो तो क्या है पॉलिटिकल सेंस में तो है ही, बल्कि साथ ही साथ क्या होगा, तब ये एक वेलफेयर स्टेट भी बन जाएगा जो कि अपने सभी सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करता है। अगर ये इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो किया जाता है और जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो अपने लॉज को बनाने में या अपनी पब्लिक पॉलिसीज़ में क्या है इनको जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनका इन्फोर्समेंट उसमें करते हैं, इनको अगर अपनी पॉलिसीज़ में इंक्लूड करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमारी जो इंडियन जो स्टेट है उस पर क्या कहा गया है कि हमारे इंडिया में क्या है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फंडामेंटल राइट्स के द्वारा दी जाने का क्या है प्रोविज़न किया गया है। जबकि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे इंडियन स्टेट में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ जो क्या है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है और साथ ही जो सोशल डेमोक्रेसी है, इसके कॉन्सेप्ट को भी ऐड करती है। ठीक है। इसी को बताया गया एम.सी. छांगला के द्वारा। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी अपना ओपिनियन देते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, जिसमें ये बताते हैं कि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये क्या हैं, इनकी अपनी ग्रेट वैल्यू है। मीन्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, महान महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं।
इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कहते हैं कि ये क्या है, हमारे इंडिया में जो इंडियन पॉलिटी का जो गोल है, जिसमें कि डेमोक्रेसी है उसको क्या है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी प्रोवाइड कराया जाए, उसके फॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, कि हमारी कंट्री का जो क्या है इंडियन पॉलिटी का गोल है कि क्या किया जाए, हमारी कंट्री में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी डेवलप किया जाए, और इस चीज़ को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसीलिए कहा गया है कि इनकी क्या है, अपने आप में एक ग्रेट वैल्यू है। और स्टूडेंट जैसे कि ये MC छांगला जो थे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने भी यही कहा था कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, अगर इनका क्या होगा, हमारी कंट्री में पूरी तरीके से इनको क्या किया जाएगा, एप्लीकेबल बनाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उस टाइम पे जो हमारी कंट्री है उसमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो है ही, साथ ही क्या होगा, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी डेवलप होगी, और जिससे कि हमारा इंडिया क्या है, एक वेलफेयर स्टेट बन जाएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात की है, और क्या कहा है कि जो इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी है उसके गोल को कंप्लीट करने में ये मदद करती हैं, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि जो ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है उसका मीन्स ये होता है स्टूडेंट्स कि क्या है, अगर किसी भी पर्सन के पास क्या है पैसे नहीं हैं, या उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो क्या है, उसके लिए उसके पास क्या है रिसोर्सेज नहीं हैं, और उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, काफ़ी ख़राब है, तो उस बेसिस पर भी क्या होना चाहिए, उसको सोशल बेसिस पर उसके संग कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, उसकी जो फाइनेंशियल जो वल्नरेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है, उसके बेसिस पर उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए सोशल बेसिस पर। तो इसी चीज़ को कहा जाता है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, जब किसी भी पर्सन के पास जो उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, उस चीज़ से क्या है, उस चीज़ के बेसिस पर जब क्या है लोगों के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, क्या है उनकी जो बेयर नेसेसिटीज़ होती हैं, जो ज़रूरी आवश्यकताएं होती हैं, जो ज़रूरी प्रोविज़न्स होते हैं, उनका फ़ायदा बिना किसी क्या है इकोनॉमिक बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किए समाज के हर तबके तक उसका क्या है एडवांटेज दिया जाता है, उसका बेनिफिट हर किसी पर्सन को दिया जाता है, चाहे वो पुअर सोसाइटी से हो या फिर क्या हो वो रिच सोसाइटी से हो। ठीक है, ये कहा गया है कि मेनली फाइनेंस के बेसिस पर, मेनली मनी के बेसिस पर या इकोनॉमिक बेसिस पर किसी भी पर्सन के संग क्या हो कोई भेदभाव ना किया जाए, और उसे ऐसी सुविधाओं से वंचित ना किया जाए कि क्या हो उसे क्या हो अपना जीवन यापन करने में, और समाज के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं वो क्या हो उसके लिए भी एप्लीकेबल किए जाएं, और उसको उन एडवांटेजेस से अछूता ना किया जाए। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जिसके पक्ष में थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और साथ ही MC छांगला ने भी इस चीज़ के बारे में कहा था कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और मेनली MC छांगला ने कहा कि क्या होगा, वेलफेयर स्टेट बनना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जो सोशल स्टेट जो क्या होगा, जो सोशल डेमोक्रेसी है उसका कॉन्सेप्ट आएगा। और कहा कि क्या होगा हमारी कंट्री में एक जो इंडिया है वो एक वेलफेयर स्टेट बनेगा। ठीक है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया, वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो MC छांगला के द्वारा दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के इन्फोर्समेंट के कारण। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के रोल को बताया, कहा कि इस गोल को कंप्लीट किया जाना चाहिए, एक देश में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आनी चाहिए, और उसके लिए कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का इन्फोर्समेंट किया जाना चाहिए। स्टूडेंट उसके बाद ग्रेनविल ऑस्टिन भी अपने विचार देते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। वो कहते हैं कि क्या है, एम्ड एट फर्दरिंग द गोल्स ऑफ द सोशल रिवॉल्यूशन,
ग्रेनविल हॉस्टल कहते हैं कि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये क्या हैं, हमारे ये इंडिया में जो सोशल रिवॉल्यूशन है उसको क्या करते हैं, उसके गोल को फर्दर कंप्लीट करते हैं, उसके जो सोशल रिवॉल्यूशन का गोल है उसको कंप्लीट करते हैं और उसके आगे इम्प्रूवमेंट के लिए, उसमें फर्दर डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं और उसमें सोशल रिवॉल्यूशन की जो प्रोसेस है उसमें ग्रोथ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सोशल रिवॉल्यूशन का मीन्स ये होता है कि क्या है, सोशल स्ट्रक्चर पर किसी भी पर्सन के संग क्या हो, सोशल बेसिस पर सभी के साथ क्या हो, इक्वल बिहेवियर किया जाए, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, किसी के भी साथ क्या है, किसी भी प्रकार का सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं, सोशल रिवॉल्यूशन का पार्ट हैं, जिसमें कि सोशल बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर किसी भी प्रकार का किसी भी पर्सन के साथ क्या हो, सोसाइटी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन न किया जाए। तो इस चीज़ के लिए कहा कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये हेल्प कराते हैं इन सोशल रिवॉल्यूशन का जो प्रिंसिपल है, जो गोल है, उसको कंप्लीट कराने में और उसकी ग्रोथ कराने में। स्टूडेंट, उसके बाद जो सर BN राव थे, ये क्या थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे। वो कहते हैं कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये क्या हैं, जो हमारे स्टेट में जो अथॉरिटीज़ हैं, जो इंडियन स्टेट में जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव्स हो या फिर वो लेजिस्लेचर्स हो, उनके लिए ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये क्या है, एक मॉरल प्रीसेप्ट्स हैं। ठीक है, मॉरल प्रीसेप्ट्स हैं मीन्स क्या है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये जो हमारे देश की जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ हों या फिर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हों, उनके ऊपर क्या करती हैं, उनको मॉरल डायरेक्शंस देती हैं, मॉरल उनको नैतिक सिद्धांत बताती हैं कि आपको इन प्रोसीजर्स को फॉलो करके ही अपनी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, अपने लॉज को बनाते टाइम भी इन बेसिक प्रिंसिपल्स को, इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कंसीडर करना चाहिए और उनके ऊपर क्या है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन डाला जाता है, किसके द्वारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के द्वारा। स्टूडेंट, सर BN राव ये कहते हैं कि ये क्या है, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये इन पर्सन्स के ऊपर क्या है, एक एजुकेटिव जो वैल्यू है उसका प्रोविज़न करते हैं और ये बताते हैं कि क्या है, आपको क्या है, उनके ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशन करते हैं कि आपको कम से कम ये चीज़ें तो ध्यान में रखनी ही होंगी जब आप क्या करें, अपनी कोई भी पॉलिसी बनाएं, पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड या फिर कोई भी आप क्या बनाएं, लॉ बनाएं। तो उस चीज़ में क्या है, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की अपनी एक क्या है, एजुकेटिव वैल्यू है। ये उनको निर्देश देते हैं और बताते हैं कि कैसे काम किया जाना चाहिए। स्टूडेंट, उसके बाद जो है MC सेतालवाड हैं, वो भी बताते हैं, ये क्या थे, एक फॉर्मर जूरिस्ट थे, ये भी बताते हैं कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये क्या हैं, ये हमारे लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं और यूज़फुल हैं। भले ही स्टूडेंट ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, हमने कहा कि ये क्या हैं, नॉन जस्टिशिएबल हैं। नॉन जस्टिशिएबल हैं मीन्स क्या है कि इनको हम कोर्ट में जाकर इन्फोर्सेबल नहीं बना सकते हैं। और स्टूडेंट, साथ ही ये क्या है, इनके लिए क्या है, कोई भी लीगल फोर्स नहीं होता है, नो लीगल फोर्स। हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक फीचर भी पढ़ा था जिसमें कि हमने कहा था कि क्या है, इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहा जाता है कि इनको क्या है, इनके जो एप्लीकेशन है उसके लिए इनको कोई भी लीगल टीथ नहीं प्रोवाइड कराया गया है। मीन्स क्या है, इनको कोई ऐसी इनके इन्फोर्समेंट के लिए कोई पावर नहीं दी गई है कि जिसके बेसिस पर इन्हें कोर्ट में जाकर चैलेंज किया जा सके। लेकिन स्टूडेंट, फिर भी जो MC सेतालवाड हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तब भी ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका जो रोल है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है और ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं। जिसमें कि पहला पॉइंट ये बताया गया है इनके रोल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी
पॉलिसी के क्या क्या रोल हैं, क्या क्या इनकी इम्पोर्टेंस हैं अकॉर्डिंग टू MC सेतालवाड। ये कहते हैं कि दे आर लाइक एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं ये कहाँ से आए थे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, जो कि किसके लिए इशू किए गए थे, जो गवर्नर्स थे और जो गवर्नर जनरल्स थे प्रोविंसेस के, या फिर जो डिफरेंट प्रेसिडेंसीज थे उनके लिए, ताकि वो क्या करें, अपने जो गवर्नमेंट को चलाते टाइम या प्रेसिडेंसीज को या फिर अपने प्रोविंसेस को चलाते टाइम क्या है, इन सब जो इंस्ट्रक्शंस हैं इन सब को फॉलो करें। ठीक है, तो वो क्या थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में उनके लिए इशू किए गए थे, जो कि गवर्नर जनरल थे या फिर जो गवर्नर थे प्रोविंसेस के या फिर प्रेसिडेंसीज में, ताकि वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही अपने गवर्नमेंट को चलाएं। तो स्टूडेंट, ठीक उसी प्रकार क्या हैं, ये हमारे डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जो कि क्या करते हैं, जो हमारी जितनी भी स्टेट की, जो इंडियन स्टेट की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उन सब के लिए रिकमेंडेशंस को देते हैं, उन सब के लिए एड्रेस्ड हैं, उन सब के लिए क्या है, एक डिक्लेरेशन के रूप में काम करते हैं कि आपको कैसे काम करना चाहिए। वो इस चीज़ की ये क्या देते हैं, इस चीज़ के लिए ये रिकमेंडेशंस देते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। स्टूडेंट, जो इसका सेकंड रोल बताया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, उसमें कहा गया है कि ये क्या है, ये एक यूज़फुल बीकन लाइट्स की तरह क्या करते हैं, कोर्ट्स को क्या है, अपनी डायरेक्शंस प्रोवाइड कराते हैं। स्टूडेंट, बीकन लाइट्स का मतलब ये होता है कि जैसे क्या हो, कोई भी प्रकाश स्तंभ या मार्गदर्शक, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि क्या है, हमें क्या करती है, डायरेक्शन देती है, मार्गदर्शन देती है या सिग्नल प्रोवाइड कराती है। ठीक है, नॉर्मली ये वर्ड वहाँ से लिया गया है, जो बीकन लाइट्स होती हैं नॉर्मली जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे शिप्स वगैरह को क्या है, सिग्नल्स प्रोवाइड कराने के लिए एक लाइट हाउस होता है। ठीक है, जिस लाइट हाउस के थ्रू क्या किया जाता है, जो शिप्स आते जाते रहते हैं कोस्टल एरियाज़ के आसपास, तो वहाँ पर उनको सिग्नल्स देने के लिए ये लाइट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिससे कि उन शिप्स को सिग्नल दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट, इस वर्ड को यूज़ किया गया है, MC सेतालवाड जी इस चीज़ को कहते हैं कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये क्या हैं, कोर्ट्स के लिए क्या हैं, बीकन लाइट्स की तरह हैं। यानी कोर्ट्स अगर क्या हैं, कोई भी अपना डिसीज़न लेते हैं तो उस टाइम पे क्या हैं, ये लाइट सोर्स की तरह या लाइट हाउस की तरह या एक प्रकाश स्तंभ की तरह क्या करते हैं, उसको गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि क्या किया जाए, अपनी जो पावर है, जो कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर है, उसको भी एक्सरसाइज करने में हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है स्टूडेंट, क्योंकि क्या है, अगर कोई भी प्रोविज़न या कोई भी लॉ क्या करता है, जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जिनको कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा गया है, उनके वायलेशन के बेसिस पर अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है तो उसके लिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या माना गया है, फंडामेंटल प्रिंसिपल माना गया है। तो कोर्ट अगर क्या है, किसी भी लॉ को चेक करेगी तो वो इन प्रोविजंस को देखेगी जो कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए गए हैं। अगर वो प्रोविज़न क्या हैं उनको फॉलो करते हैं तो वो लॉ क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू के टाइम वो लॉ कंसिस्ट हो जाएगा और वो लॉ क्या होगा, वैलिड माना जाएगा और उसकी जो वैलिडिटी है उसको मान्य किया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट, अगर कोई भी प्रोविज़न किसी भी लॉ को क्या करता है, किसी भी लॉ का अगर इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को वायलेट करता है तो तब उस लॉ को इनकंसिस्टेंट कर दिया जाएगा और उसको क्या है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस से उस लॉ को क्या कर दिया जाएगा, वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा और उसको कैंसिल कर दिया जाएगा।
और स्टूडेंट इसके बाद जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उसका एक और रोल बताया गया है कि ये क्या हैं। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये क्या है, स्टेट के सभी एक्शंस के लिए जो भी क्या है, जो स्टेट के जो लेजिस्लेटिव बॉडी है या फिर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनके ऊपर क्या है, एक डोमिनेटिव बैकग्राउंड को बनाते हैं। स्टूडेंट मींस कि क्या है, जो भी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है, मींस कि जो हमारी पार्लियामेंट हैं या फिर जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं या फिर जो हमारी क्या हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, ये सब क्या हैं, अगर इनके द्वारा कोई भी एक्शन लिया जाता है, अगर वो क्या है वो हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता है तो क्या होगा, उसको वायलेट कर दिया जाएगा या फिर उसके ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन होगा कि क्या है, उसे वॉइड किया जा सकता है। और स्टूडेंट साथ ही ये कहा जाता है कि ये क्या हैं, डोमिनेटिंग बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, क्योंकि ये कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि चाहे कोई भी एग्जीक्यूटिव हो या फिर कोई भी लेजिस्लेटिव हो, वो अपनी जो भी पॉलिसीज़ को बनाते हैं या लॉज को बनाते हैं तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है उससे पहले कि उसमें क्या हो, उस लॉ में या उस पब्लिक पॉलिसी में ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इसको कंसीडर किया जाए, इसकी चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया जाए, इसके प्रोविज़न्स को कंसीडर करके ही किसी लॉ को बनाया जाए या फिर किसी भी पब्लिक पॉलिसी को बनाया जाए। स्टूडेंट इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, उसमें कहा गया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि हमारे सभी सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड कराया जाए, हमारे सभी सिटीजन्स के लिए इंडिया में जस्टिस दिया जाए, उनके लिए लिबर्टी प्रोवाइड कराई जाए, उनको क्या हो इक्वल उनके संग इक्वल बिहेवियर किया जाए, इक्वलिटी दी जाए और इंडिया में क्या हो, फ्रेटर्निटी हो। तो ये जो प्रिंसिपल्स हमारे प्रियम्बल में दिए गए हैं, इन सभी प्रिंसिपल्स को क्या किया जाए, इन सभी जो क्या हैं, जो राइट्स हैं, इन सभी प्रिंसिपल्स को हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के द्वारा एम्प्लीफाई किया जाए, इनको इंक्रीज़ किया जाए और इन सभी चीज़ों को क्या है, सिक्योर किया जाए, जिससे कि जो हमारे सभी सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनको क्या मिल सके, जस्टिस मिल सके, लिबर्टी मिल सके, इक्वलिटी मिल सके और सभी में क्या हो, आपस में फ्रेटर्निटी हो, भाईचारा हो, ठीक है। ये कहा गया है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये क्या करते हैं, ये जो हमारे प्रियम्बल में जो सिद्धांत दिए गए हैं, जो प्रिंसिपल दिए गए हैं, जिसमें कि ये लिखा गया है कि हमारे इंडिया के प्रत्येक सिटीज़न को जस्टिस दिया जाए, उनके संग लिबर्टी हो, हर किसी पर्सन को हर किसी पर्सन के साथ इक्वल बिहेवियर किया जाए और इंडिया में क्या हो, फ्रेटर्निटी की भावना हो। तो ये सब जो प्रिंसिपल हमारे प्रियम्बल में दिए गए हैं, इन सब को एम्प्लीफाई किया जाए, इन सब को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। ये इसमें इम्पॉर्टेंट रोल दिए गए हैं। इसके बाद स्टूडेंट ये कहा गया है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इनके क्या हैं, कुछ और रोल भी हैं, इनकी क्या है, कुछ और इम्पॉर्टेंट जो हैं, इम्पॉर्टेंट इनकी कुछ और भी भूमिकाएं हैं, इनका क्या है और भी इम्पोर्टेंस है। तो इनको हम पढ़ते हैं। इसमें पहला पॉइंट बताया गया है कि दे फैसिलिटेट स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज़ इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्फेयर्स इन स्पाइट ऑफ द चेंजेज ऑफ द पार्टी इन पावर। स्टूडेंट इस पहले पॉइंट में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनके रोल को बताते हुए ये कहा गया है कि ये क्या कराते हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये क्या है, हमारी कंट्री में जो भी क्या हैं, जो भी फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी क्या होती हैं फॉरेन स्फेयर्स में, जो भी इकोनॉमिक और सोशल स्फेयर होते हैं, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं जो कि फॉरेन स्टेट से रिलेटेड होती हैं, इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड होते हैं, उन सब प्रिंसिपल्स में क्या
क्या करते हैं, स्टेबिलिटी बना कर रखते हैं, ठीक है। और साथ ही जो डोमेस्टिक जो हमारी इकोनॉमिक और सोशल स्फेयर होता है उसको क्या है, उन प्रिंसिपल्स को बना के रखते हैं, चाहे उसमें क्या हो, हमारी इंडियन जो पॉलिटी है, जो हमारी इंडियन सोशल सिस्टम है, उसमें क्या है, कोई भी पार्टी काम करे, कोई भी पार्टी पावर में हो, ठीक है। क्या होता है, हर 5 साल के बाद क्या होता है, इलेक्शन होता है और सरकारें बदल जाती हैं, ठीक है। अगर क्या है, जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिलता है तो उसको क्या है, सरकार बनाने की, गवर्नमेंट बनाने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाती है जनता के द्वारा। तो स्टूडेंट, ये कहा गया है कि सरकारें तो बदलती रहती हैं हमारे देश में, क्या है, कभी कोई पार्टी पावर में आती है तो कभी दूसरी पार्टी पावर में आती है, लेकिन ये कहा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें क्या है, फॉरेन पॉलिसीज़ के लिए जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनमें स्टेबिलिटी है और उनको कंटिन्यू किया गया है कि क्या है, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। मान लीजिए ऐसा नहीं हो सकता कि अभी क्या है, हमारे सेंटर में बीजेपी की सरकार है, क्या है, तो उसमें क्या है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं किसके लिए, फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए हैं एज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में। अगर क्या होता है, नेक्स्ट 5 ईयर में कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है स्टूडेंट, तो क्या है, वो इन प्रोविजंस को जो कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए गए हैं, इनको चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। ये क्या है, ऐसे ही बने रहेंगे, इनको फॉलो करना होता है हर किसी गवर्नमेंट को, ठीक है। ये कहा गया है कि इनमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू, और जो हमारी जो डोमेस्टिक फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं, या जो क्या हैं, अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं, उनमें कंटिन्यूटी बनाई जाती है, और जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनमें भी क्या है, कंटिन्यूटी बनाकर रखी जाती है, ये कहा गया है। सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि दे आर सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में कहा गया है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स के सप्लीमेंट्री हैं। और स्टूडेंट, ये कहा गया है कि ये क्या है, दे आर इंटेंडेड टू फिल इन द वैक्यूम इन द पार्ट 3 बाय प्रोवाइडिंग फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। और ये कहा जाता है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इसमें क्या है, इकोनॉमिक और जो सोशल राइट्स थे वो नहीं दिए गए थे, ठीक है। तो इसी जो पार्ट 3 है उसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जबकि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये क्या करते हैं, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को भी प्रोवाइड कराते हैं। तो इस प्रकार क्या है, पार्ट 3 में जो वैक्यूम बन गया था, जो निर्वात बन गया था, जिसमें कि क्या है, केवल पॉलिटिकल राइट्स दिए गए थे, अब उनको क्या है, दूर किया गया है, किसके थ्रू, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के प्रोविजंस के थ्रू। क्योंकि स्टूडेंट, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनके थ्रू हमारी कंट्री में जो सोशल डेमोक्रेसी है और जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, उसके कॉन्सेप्ट को भी ऐड किया गया है, उनके प्रोविजंस को भी एडिशन किया गया है। उसके बाद स्टूडेंट, इसमें जो थर्ड रोल है हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, उसके बारे में कहा गया है कि ये क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट्स ए फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर द फुल एंड प्रॉपर एंजॉयमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय द सिटीजन। ये कहा गया है कि ये अब जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, तो वो क्या है, एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर क्या है, फेवरेबल एटमॉस्फेयर को प्रोवाइड कराता है, जिससे कि क्या हो, हम सभी सिटीजन्स क्या कर पाएँ, अपने फंडामेंटल राइट्स का प्रॉपर एंजॉयमेंट कर पाएँ। क्योंकि स्टूडेंट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, उसमें क्या है, केवल फंडामेंटल राइट्स को ही प्रोवाइड कराया गया है, जो कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को बताते हैं। लेकिन स्टूडेंट, जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, अगर इनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो ये क्या है,
ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है और जो क्या है सोशल डेमोक्रेसी है, इस कॉन्सेप्ट को भी ऐड करते हैं। तो ये बताया गया है कि अगर इनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा डीपीएसपी का, तो इससे क्या होगा, किसी भी सिटीज़न के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका क्या होगा, उनके लिए एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर बनेगा और कोई भी सिटीज़न उनका प्रॉपर इन्जॉयमेंट कर पाएगा। और स्टूडेंट, इसमें एक और इम्पॉर्टेंस बताई गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, उसका एक और रोल बताया गया है और कहा गया है कि वो क्या करते हैं, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये अपोजिशन को क्या है, अगर क्या है गवर्नमेंट में जो भी सरकार क्या है सत्ता में है इस टाइम पे, अगर उसके द्वारा कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जो कि क्या है अपने में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंक्लूड नहीं करते हैं, अगर वो अपनी पॉलिसीज़ में, तो क्या है अपोजिशन को ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या करते हैं, इनेबल करते हैं कि वो क्या कर सके, गवर्नमेंट के ऑपरेशंस के ऊपर, गवर्नमेंट के एक्शंस के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकें, उनको उनके ऊपर अपना कंट्रोल रख सकें, ताकि क्या हो, वो जनता के हित में काम करें, वो आर्बिट्ररी अपनी गवर्नमेंट को ना चलाएं। और कोई भी जो सत्ताधारी दल है जो कि क्या है अभी सत्ता में है, यानी जो गवर्नमेंट बॉडी इस टाइम पे क्या है, जैसे बीजेपी सेंटर में है, तो इस टाइम पे क्या होगा, अपोजिशन में कौन है, कांग्रेस है। तो क्या होता है, जैसे कोरोना टाइम पे जो कोरोना की जितनी भी उससे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उस पर क्या है कई बार कांग्रेस के क्या है डिफरेंट जो क्या है जो कि पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ठीक है। और कहा जाता है कि क्या है जो इनके द्वारा इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोरोना से बचाव के लिए क्या है सही पॉलिसीज़ नहीं लाई जा रही हैं, उनका सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा है। तो स्टूडेंट, ये क्या है, एक डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को दिखाता है कि यहाँ पर ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये क्या है अपोजिशन को भी ये पावर देती हैं कि वो क्या कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट के किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी एक्शन को कंट्रोल या फिर उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अगर उसमें क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में नहीं रखा गया है, इस बेसिस पर कि क्या हो उसको क्या है सभी के लिए, सभी लोगों तक उसको पहुंचाया जा सके, और वो क्या हो उसमें जो ऐसे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा जा सके जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए हो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है ये आज का लेक्चर, जिसमें कि हमने पढ़ा कि क्या है ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनकी क्या महत्ता है, इनकी क्या यूटिलिटी है, क्या उपयोगिता है। जबकि स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि इसके लिए क्या है, इसके इम्प्लीमेंट के लिए कोई भी लीगल फोर्स नहीं है, तब भी ये डिफरेंट जो जुरिस्ट थे, जिसमें कि क्या थे, MC सेतालवाड़ थे और जो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, और ग्रेनविल ऑस्टिन थे, ठीक है, और जो MC छांगला थे, या फिर इन सब लोगों ने क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की यूटिलिटी को बताया, ठीक है, इन्होंने इसकी उपयोगिता को बताया। आई होप स्टूडेंट कि आपको समझ में आया हो। तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, या उनके बीच में क्या क्या किन बेसिस पर कन्फ्लिक्ट होता है, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप स्टूडेंट कि आपको समझ में आया हो। तो अपना लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।